अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत के लिए भारतीय शहर गोवा में है। हिंदुस्तान इस वक्त 8 रुकनी शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही कर रहा है। शंघाई ताउन तंजीम 2001 में कायम हुई, जिसका मकसद एशिया में सलामती और तरक्की के लिए ताउन को फ़रोग़ देना है। इस इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर सबकी नज़रें हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2011 के बाद पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारिजा होंगे जो भारत का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए शंघाई ताउन तंजीम की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि तारीख़ी तौर पर इस तंजीम में चीन और रूस का भरपूर किरदार रहा है। आलमी और कई इलाक़ाई तंजीमें जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही शामिल हैं। इस्लामाबाद की हैसियत कमज़ोर फ़रीक की रहती है क्योंकि नई दिल्ली एक ताकतवर रुकन के तौर पर इन तंजीमों में मौजूद होता है, लेकिन शंघाई ताउन तंजीम में हिंदुस्तान का असर उसके स्ट्रेटेजिक हरीफ चीन की वजह से कदरे महदूद है। अब जहां तक बिलावल भुट्टो के दौरे में ताल्लुकात की बेहतरी के इम्कान की बात की जाए तो पाक भारत डिप्लोमेसी में किसी कसीरुल जहती इवेंट में वज़राए आज़म की मुलाकातें ही अहम किरदार अदा करती आई हैं। जैसे 1997 में उस वक्त पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म नवाज शरीफ और गुजराल के माबैन न्यूयॉर्क में मुलाकात, 2002 में खटमंडू साग समिट में जनरल मुशर्रफ और वाजपेयी का मशहूर ज़माना मुसाफा, जुलाई 2009 मिस्र में गिलानी और मनमोहन सिंह की मुलाकात, जुलाई 2015 में रूसी शहर उफा में शंघाई और ब्रिक्स कॉन्फ्रेंसेस की साइड लाइन्स पर नवाज शरीफ और मोदी की मुलाकातें ऐसी चंद मिसालें हैं जिन्होंने दायमी नहीं तो वक्ती तौर पर कहीं ना कहीं पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद दिलाई। जहां तक वज़राए ख़ारजा का ताल्लुक है तो हर वज़ीर ख़ारजा अपनी हुकूमती पॉलिसी के तहत ही कुछ करने का मजाज होता है। मुशर्रफ दौर के वज़ीर ख़ारजा कसूरी और पीपल्स पार्टी दौर के वज़राए ख़ारजा कुरैशी साहिब और हिना रब्बानी खर के दौरे इस हकीकत की अक्कास है। 2019 में पुलवामा हमला, बालाकोट एयर स्ट्राइक और फिर जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे को अब 4 साल हो गए, मगर पाक भारत ताल्लुकात स्टैंड स्टिल की पोजीशन पर हैं। पाक भारत ताल्लुकात के इस तल्ख दौर में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के इस दौरे से, जो कि शंघाई ताउन तंजीम की वजह से हो रहा है, इस इजलास की वजह से हो रहा है, इन दोनों के ताल्लुकात में क्या हासिल होता है इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, मगर आज की हमारी गुफ्तगू इसी मामले पर रहेगी। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और ईसार राना। प्रोग्राम का इसी मामले पर सवाल आपसे इस तरह से, भारत में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, क्या पाक भारत डिप्लोमेसी का आगाज हो सकता है? शहजाद चौधरी साहब, एक हालिया हालात हैं, जब मैं कह रही हूँ कि 4 साल से स्टैंड स्टिल मामलात हैं, तलखी है, खुद बिलावल भुट्टो ने भी बहुत से ऐसे बयानात गुज़िश्ता 1 साल में मुख्तलिफ फोरम्स पर दिए हैं। मुस्तकबिल समझते हैं कि ये इजलास या ये फोरम शंघाई ताउन तंजीम का इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए कोई न्यू बिगिनिंग्स हो सकते हैं? मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि देखिए हमारे जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ है ना, सियासी जो एक हमें कंसिडरेशन रखनी पड़ती है हमारी पॉलिटिकल के पीछे मुल्क में अगर मैं कोई अपनी जो हदूद हैं उनसे आगे बढ़ के नज़र आता हूँ कुछ करते हुए, तो फिर मेरी पॉलिटिकल पोजीशन पीछे पार्टी पे वहाँ पे एक नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल की जाती है। वही पॉलिटिकल पार्टियाँ, अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज उसको इस्तेमाल करती हैं। अभी आप देखिए बिलावल भुट्टो साहब गए हैं तो आपको फवाद चौधरी का एक बयान नजर आता है, चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब ने उससे एग्री किया कि जाना चाहिए था, और मैं भी समझता हूं कि बिल्कुल बहुत अच्छा किया जाके, क्योंकि हमें अपने आप को इस तरीके से दुनिया से अलग और आइसोलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब ये जाएंगे और अगर इनके दिल में चाह भी रही हो या ऐसा मौका हो जहां पर कि हम अपने एक ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि बर्फ पिघल सकती है, कुछ मामलात को बातचीत बढ़ सकती है, क्योंकि उसका नुकसान ना बातचीत करने का हमें ज्यादा हो रहा है, तो अगर वो हो सकता है तो उसके लिए ज़ाहिर होना चाहिए था। लेकिन वो क्यों बढ़ते ये ऐसा करते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको अपने पीछे देखना पड़ता है कि किस किस्म का एहसास या किस किस्म की बातचीत की जा सकती है। एक तो ये बात होगी। दूसरा, पाकिस्तान की जो सियासी गवर्नमेंट इन प्लेस है वो अब तो भी डामाडोल है थोड़ी सी। मिलिट्री के अंदर जो चेंज ऑफ कमांड हुई है वो भी बड़ी रिसेंट है। जब तक ये दोनों जो कुव्वतें हैं पाकिस्तान की, ये अपने तौर पर थोड़ा ज़रा अपने पांव जमा नहीं लेती, हमारे यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के बाद चाहे यही वापस आए, अपने आप को ज़्यादा अश्योर्ड महसूस करेंगे, और मिलिट्री को इतना थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, नई लीडरशिप, नई कमांड को। मेरा ख्याल उस वक्त तक आपको कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू या इनिशिएटिव होता हुआ नजर नहीं आता। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा,
इसका इस जो है ना, जो एक तरह से अलहदगी हुई है इंडिया पाकिस्तान की, और अलहदगी हो चुकी है, वो कहां से कहां पहुंच गए। उनकी 990 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं इस साल, सिर्फ 990 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं। पिछले साल 770 अरब डॉलर की थी, तो एक साल में 220 अरब डॉलर उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट्स किए हैं। पाकिस्तान माशी तौर पर कहां खड़ा, तो वो एक डिफरेंट लीग में जा चुके हैं। वो अब G20 को वहां पे जाके हेड करेंगे। तो बहरहाल जब ये सब चीजें नजर आती हैं किसी तौर पर, तो फिर हमें थोड़ा सा एहसास होता है कि शायद भारत हमसे एक डिफरेंट लीग में चला गया। नुकसान क्या हुआ, उसने दूरी इख्तियार की, हम उसको किसी भी लेवल पे इंगेज नहीं कर पाते, कश्मीरियों के लिए इंगेज नहीं कर पाते। अपने लिए जो हमारे यहाँ मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, उनका एक चार्ज अफेयर्स है, उसके लेवल के ऊपर हमारा फॉरेन ऑफिस उनसे इंटरेक्ट करता है, डायरेक्ट बातचीत, वो कि हमारा सफारत खाना वहाँ पे है ना, वो पाकिस्तान को इस वक्त ज़्यादा अटेंशन देते हैं। मैं कुछ और लफ्ज़ कहने लगा था, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि वो अपने आप को अब एक डिफरेंट टेबल, डिफरेंट लीग में जांचते हैं। और पाकिस्तान को ये जो गैप है, पहले इसको कम करना है ताकि अपनी रेलेवेंस रीजन में, खत्ते में, और उसके बाद फिर दुनिया में बता सके, जहां पर हम किसी का भला कर सकें, चाहे वो कश्मीरी हैं, चाहे हम खुद अपने तौर पे अपने अंदर खाने कुछ बेहतरी कर सकें। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से मेरा अपना ख्याल ये है कि मुझे कोई बहुत बड़ी इस वक्त ब्रेक थ्रू किसी भी किस्म का नजर नहीं आता। ठीक है, पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज की आप बात कर रहे हैं, वो तो यकीनी तौर पर हमारे साथ ही हैं और वो रहेंगी जहां हम पहुंचे हुए हैं। ज़ैगम साहब, आपकी तरफ मैं अगर सवाल को इस तरह रखूं कि ये शंघाई ताउन तंजीम एक प्लेटफॉर्म है, चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमने हालिया दिनों में देखा कि सऊदी अरब और ईरान के रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर होकर आगे बढ़ रहे हैं, चाइना ने की रोल प्ले किया है उसके अंदर। यहाँ पर क्या हम इस तंजीम या फिर चाइना के रोल के बायस, जबकि इतनी कुर्बतें हैं हमारी वहां पर, फायदा पाकिस्तान उठा सकता है नेबरिंग कंट्री के साथ, या आने वाले दिनों में हम समझेंगे कि चाइना का एक रोल पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में बनेगा? कुछ साल पहले चीन में शेंजन के एयरपोर्ट पर मैं बैठा हुआ था और मेरे पास आकर ताइवान का एक जोड़ा मियाँ बीवी बैठ गए, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, आपके तो आपस में ताल्लुकात नहीं है, इतनी दुश्मनी है, हम तो सुनते हैं कि अगली जंग अजीम यहाँ होने लगी है, तो आप कैसे चीन में आ गए? उस दिन मुझे ज़िंदगी के बड़े असबाक में से एक सबक मिला और मुझे पता चला कि कोरोना से पहले चीन और ताइवान के दरमियान बदतरीन दुश्मन, सफारती ताल्लुकात नहीं है, जंग हर वक्त होने वाली है। एक हफ्ते में 900 फ्लाइट्स चलती हैं। ताइवान चीन को $200 बिलियन की हर साल एक्सपोर्ट्स करता है, $200 बिलियन। पाकिस्तान हिमालय से बुलंद, बहरे जुल्मात से गहरा, गन्ने से मीठा, सिर्फ $3 बिलियन चीन को एक्सपोर्ट करता है। बदतरीन दुश्मन $200 बिलियन करता है, बेहतरीन दोस्त $3 बिलियन करता है। ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। चीन और भारत के दरमियान जो तिजारत है 125 बिलियन की है। अभी चौधरी साहब बात कर रहे थे, चौधरी साहब ने इस हफ्ते में एक बहुत शानदार इस मौजू पे कालम भी लिखा है जो सबको पढ़ना चाहिए, जिसमें जो अभी भी वो फरमा रहे थे, मैं मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ कि अब मामलात किसी और लेवल पर चले गए हैं। हमें कश्मीर को और तिजारत को अलग करना होगा, अलग अलग सेक्टर्स को भारत के साथ अलग अलग करके देखना होगा। जो आपने चीन का कहा, चीन की फैसिलिटेशन भी अहम है, लेकिन चीन से हम कुछ अकल भी सीखें कि चीन किस तरह डील करता है। हम सबसे पहले उठते हैं तो तिजारत पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, और मजबूरी है कि फिर भी हमें तिजारत करनी पड़ती है। दवाइयाँ तो फिर भी हमें मंगवानी पड़ती हैं। प्याज हमारा कभी 300 रुपए जो है वो किलो हो जाता है, कभी 30 रुपए किलो पे रुल रहा होता है। रीजनल ट्रेड नहीं है। जब किसान भूखा मरता है, कीमत कम होने की वजह से तो एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते, और जब कंज्यूमर जो इस्तेमाल करने वाला है वो तबाह हो रहा होता है, तो तब हम इम्पोर्ट्स नहीं कर सकते। ये जो इस वक्त तिजारती, इस वक्त जो ये दौरा है, ये ज़ाहिर है मल्टीलैटरल नौइयत का है। और यहाँ पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा गए हैं तो ये कोई बड़ी ब्रेक थ्रू नहीं है, लेकिन बड़ी ब्रेक थ्रू होनी चाहिए। हमें बड़ी ब्रेक थ्रू की तरफ जाना चाहिए। और क्यों नहीं जा रहे? इसलिए कि हमने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को कौमी सियासत में खेल खेल कर अपने ही वज़ारत ख़ारजा को, अपनी ख़ारजा पॉलिसी को हॉस्टेज बना लिया है। कभी किसी को मुल्क में मकबूलियत चाहिए होती है तो अमेरिका की बॉल हाथ में लग जाती है, कभी भारत की बॉल हाथ में लग जाती है, कभी इसराइल की बॉल हाथ में लग जाती है। जबकि दुनिया का असूल ये है
कि मुल्क अपने कौमी मफादात को देखते हैं और किसी चीज़ को नहीं देखते, ऊपर रखता है। कतई कलामी की माज़ ज़ैगम साहब, जब आप ब्रेक थ्रू की बात करते हैं तो क्या एक्सप्लेन करेंगे जिस जगह इस वक्त ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और भारत के, इसमें क्या ऐसा हो या इशारा हो कि हम समझें कि कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, कि एक दूसरे को देख लेना, कोई हाथ मिला लेना या बात कर लेना अगर इस फोरम पर मौजूद है, ब्रेक थ्रू है, या ब्रेक थ्रू अब कहीं आगे जाकर आएगा? अभी तो बहुत दूर का सफर है। अभी तो दूर का सफ़र लग रहा है जी, क्योंकि इलेक्शन का सीज़न पाकिस्तान में भी है और भारत में भी आ रहा है। इस वक्त एक छोटा सा आइस ब्रेकर है। इस वक्त ब्रेक थ्रू अगर वज़ारत ख़ारजा, वज़ीर ख़ारजा की सतह पर कोई बायलैटरल मीटिंग अरेंज होती है, कोई बायलैटरल विज़िट होता है, या इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम पे जो कई मुल्कों का फोरम है, वहाँ पे भी 1 to 1 एक बायलैटरल मीटिंग होती है, तो हम समझेंगे कि हम आइस ब्रेकिंग से एक स्टेप आगे चले जाते हैं। या कोई एतमाद साजी के लिए दोनों तरफ से कोई ऐसे इक़दामात किए जाते हैं, क्योंकि इस वक्त तो हम एतमाद साजी के लिए भी दोनों तरफ से इक़दामात करने पर कोई तैयार नहीं है। इस वक्त सबसे अहम मिसाल के तौर पे तिजारत है। तिजारत पर अगर हम कोई स्टेप ले लेते हैं तो वो ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि अभी ये काम बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ गए, ये खुशायंद बात है, अच्छी बात है। जो उन्हें करना चाहिए था वो उन्होंने किया और इसकी तनकीद का कोई जवाब नहीं। और शाह महमूद कुरैशी ने कम अज़ कम PTI से उन्होंने एक मुख्तलिफ लाइन की ली और इसको एक आवाज़ ज़रूर आई। बिल्कुल दुरुस्त। अब सार साहब, ब्रेक थ्रू की बात हो रही है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में, जैसे ऊपर बात भी की, वज़ीर आज़म की मुलाकात या जब भी कोई मौका बना वहाँ ज़रूर बर्फ़ पिघली है। बनिस्बतन वज़ीर ख़ारजा की बात करूँ, बिलावल भुट्टो मानूस चेहरा है भारतीय सियासत के लिए, क्या कोई फ़ायदा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो उठा पाएंगे? कोई और मामला आइस ब्रेक थ्रू बन सकता है या नहीं? ये सिर्फ एक फॉर्मल सी मीटिंग रहेगी शंघाई के फोरम के ऊपर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा? ये मेरा ख्याल है कि क्लीशेज़ हैं बहुत सारे, आइस ब्रेक होना, नॉर्मलाइज होना। अभी जो फ़िलहाल सिचुएशन है वो तो बज़ाहिर नॉर्मलाइज है कि कश्मीर के बॉर्डर पे फायरिंग नहीं हो रही दोनों तरफ से और दोनों तरफ के सोल्जर्स नहीं मर रहे। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत सालों बाद ऐसी नॉर्मलाइजेशन हुई है। मैं इस पे अगर आपको ये जो बात हुई ना इलेक्शंस की और अमेरिका और इंडिया का इशू, खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात हुए ना, यहाँ पे अमेरिका या इंडिया या कश्मीर इशू नहीं रहा। पाकिस्तान के अपने अंदरूनी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उन्हीं पे इलेक्शन लड़े जाते हैं। सवाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, उन्होंने एक दफ़ा अमेरिका ने उन्हें जो ख़त लिखा था उन्होंने लहराया था नेशनल असम्बली में, और उसके बाद इमरान खान ने जो साइफ़र लहराया था इस्लामाबाद के जलसे में। इस दरमियान में आप देखें ना, किसी भी इलेक्शन में या किसी भी सियासी लीडर की तरफ से अमेरिका को इस तरह इशू नहीं बनाया गया। ये भी एक ब्लिप था। वो आप देख रहे हैं कि अब इमरान खान भी अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें तो अगले इलेक्शन में ये इशू भी नहीं होगा। इसी तरह कश्मीर भी नहीं रहा इशू। सिर्फ ये फ़र्क इतना, आप देखें इलेक्शन कैंपेन पिछले 10 साल की पाकिस्तान में, मोदी का यार पाकिस्तान में बदलते रहे हैं। पहले आसिफ अली जरदारी थे, फिर नवाज शरीफ मोदी के यार हो गए, फिर इमरान खान मोदी के यार हो गए, अब आज फिर मोदी का यार बदल गए और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो हो गए हैं, जो बदकिस्मती है हमारे यहाँ। इसके अलावा एक दूसरे को गंदा करने के अलावा, मुंह काला करने के अलावा रियल इशू नहीं ये बनता इलेक्शन में हमारे यहाँ। आप उठा के देख लें तारीख। ये होगी एक बात। दूसरी बात ये है कि होना क्या चाहिए। मेरे ख्याल में 3 चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं और जिस पे बदकिस्मती से हमारा फोकस नहीं है, और जो होना चाहिए, और उसमें अगर हम सही नीयत के साथ जाएं तो अल्लाह भी मदद करता है। मैंने तो ये ज़िंदगी से सीखा है। पहली बात यह है कि हमें अपनी इकॉनमी पे तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी इकॉनमी पे तवज्जो देनी चाहिए। शहजाद चौधरी साहब ने और ज़ैगम साहब ने जो फ़िगर कोट किए हैं, ये इंतहाई शर्मनाक फ़िगर्स हैं हमारे लिए कि क्या उनका साइज़ है इकॉनमी का, आपस में तजारत का, और हमारा क्या है। तो पहली बात तो यह है कि हमें रीजनल ट्रेड पे बहुत फोकस करना चाहिए। हमारी जो बेस्ट जो ट्रेड है, हमारा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर वो अमेरिका है, इतनी दूर। तो हमारा रीजन में तो किसी के साथ भी कोई अच्छा ताल्लुक़ नहीं है। तो इकॉनमी पे हमारे यहाँ इंटरनल कंसेंसस होना चाहिए। दूसरा जो हमारे दरमियान प्रॉब्लम ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। हमारे यहाँ ट्राइकोटमी ऑफ पावर तो है, उसमें सियासी जमातें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सियासी जमातें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट का साथ देती हैं मुख्तलिफ इशूज़ पे, जो कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं अपने आप को
उसमें कश्मीर और इंडिया एक इशू है। हर सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को अक्यूज़ करती है कश्मीर का सौदा करने पे, इंडिया के साथ मिलने पे। इस्टेब्लिशमेंट को भी घसीटा जाता है, जुडिशरी भी कभी कभार साथ आ जाती है सपोर्ट करने के लिए, या इस्टेब्लिशमेंट को या किसी सियासी जमात को। ये जो ट्रस्ट, ये क्यों है? ये ट्रस्ट डेफिसिट है हमारे यहाँ। हमारे ऊपर एक दूसरे पे इस इशू पे एतबार नहीं है। वो तभी होगा अगर हम इकोनॉमी पर फोकस हमारा सबका होगा और हम ये समझेंगे दिल से कि इंडिया के साथ तिजारत में या इंडिया के साथ थोड़ा रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज रखने में, जिस तरह चाइना और ताइवान का है जो एग्जांपल दी गई है अभी, उसी तरह क्या पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हुए इंडिया के साथ तिजारती और लोगों के ताल्लुकात क्यों नहीं कर सकता कि इंडियन जोड़ा पाकिस्तान में बैठा हो या पाकिस्तानी जोड़ा इंडिया में बैठा हो, जैसे कि जैगम साहब ने एग्जाम्पल दी है। ये दूसरी चीज़ है। हमारे दरमियान इंटरनल ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म होना चाहिए इस बात पे कि हम एक दूसरे को गद्दार फौरन करार देते हैं। अगर कोई आम नॉर्मल बात भी दुश्मन मुल्क के साथ की जाए या ईरान के साथ भी की जाए, सऊदी अरब के साथ भी की जाए, चाइना के साथ भी की जाए, तब भी इल्ज़ामात हम एक दूसरे पर लगा देते हैं कि करप्शन हुई है चाइना के साथ, प्रोजेक्ट में ये हुआ है वो हुआ। और तीसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि कश्मीर का कोई भी हल बगैर कश्मीरियों की मर्जी के नहीं होगा, ना होना चाहिए। जो भी ये करेगा वो हम अपने साथ भी ज्यादती करेगा, कश्मीरियों के साथ भी ज्यादती करेगा। उन्हें हमें इंसान समझना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। उनके ऊपर सरदार तनवीर इलियास जैसे वज़राए आज़म नाफिज और ठोंसने नहीं चाहिए जो कश्मीरियों की इज्जत भी मट्टी में मिलाते हैं, पाकिस्तान की इज्जत भी मट्टी में मिलाते हैं। तो जब तक कश्मीरियों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा पीस प्रोसेस में और निगोशिएशंस में और उनकी मर्जी के साथ फैसला नहीं किया जाएगा, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। आखिरी बात, हमें यह फैसला करना पड़ेगा अपने अंदर कि कश्मीर का मसला हल हमने करना है कभी किसी स्टेज पे जाके, या इसको जानबूझ के लटकाए रखना है ताकि हम सबका जो अपना इंटरेस्ट है, इदारा जाती या इंडिविजुअल, वो हम उसको कश्मीर के जरिए, कश्मीर एक ऐसी कुर्बानी की बकरा है, पहले तय कर लें कि करना क्या है और हमारी तरजीह क्या है। दुरुस्त, ठीक है। इसार साहब, गुफ्तगू हुई, एक कुरैशी साहब ने अपना स्टैंड लिया कि बिल्कुल जाना चाहिए, मगर इसके अलावा पीटीआई से जितना मौक़िफ़ है वो यही रहा कि नहीं जाना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सवाल आपसे ये है कि क्या ना जाना फ़ायदे में होता या नुकसान में? और दूसरी बात, कश्मीर का जिक्र हो रहा है, वहाँ से ये भी एक स्टेटमेंट आया कि वहाँ जा रहे हैं तो कश्मीर पर बात होनी चाहिए, कश्मीरी लीडरशिप से मुलाकातें होनी चाहिए। मुलाकातें तो मुमकिन है या नहीं, मगर क्या बिलावल भुट्टो इस फोरम के ऊपर मसला कश्मीर को बेहतर तौर उजागर कर पाएंगे और जाना फ़ायदे में या नुकसान में? देखें, जो पीटीआई की में बहस है ना, वो फवाद चौधरी साहब के ट्वीट से शुरू हुई। उनका मौक़िफ़ जो है उसका एक अपना बैकग्राउंडर है, और अगर हम पिछले कुछ अरसे से इंडिया का जो रवैया उसे देखें तो वो बड़ा मुतकब्बिराना है। उसने हमारे फ़नकारों को निकाल दिया, उसने हमारे आईपीएल में खिलाड़ियों को नहीं शामिल किया, और बहुत सारी वजूहत, उसने एशिया कप खेलने से इनकार किया। तो फवाद चौधरी साहब जिस रेफरेंस में बात कर रहे हैं वो कुछ और है। लेकिन मैं आपसे अभी एक ताज़ा वाक़या शेयर करता हूँ। कुछ दिन पहले इंडियन हाई कमिश्नर ने कुछ सहाफ़ियों को मुझ समेत नाश्ते पे बुलाया है। वहाँ बात करते हुए मैंने यही वाली बात की कि सर, ये जो आपस में हमारे इतना इख्तिलाफ है इसे ख़त्म होना चाहिए, और आप पहल करें, फ़नकारों के ऊपर पाबंदी लगा दी, आईपीएल पे लगा दी है, क्रिकेट का दरवाज़ा खोलें, कोई ताकि सॉफ्ट रास्ता निकले। तो उन्होंने कहा कि देखें जी, बात यह कि हमारा जो टारगेट है अगले 2 साल में वो 1000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे जाना है। हमारा टारगेट पाकिस्तान से मैच नहीं है, मुकाबला नहीं है, और हमारा आपका मुकाबला भी कोई नहीं है। आप 1.5 अरब के लिए IMF के पीछे भाग रहे हैं, हम 100 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। मैं पर्सनली भी बड़ा उस बात पे शर्मिंदा सा फील हुआ। मैंने किया कि यार वाकई बात तो ठीक है जो वो कह रहे हैं। अब सूरत हाल ये कि देखें जी, कश्मीर की जो सूरत हाल है ना, उसमें हम जितना मर्जी चीख लें, जो मर्जी कर लें, दुनिया जो है वो अपने मुफादात के पीछे भागती है। सबसे करीबी दोस्त चीन, हमारा बड़ा भाई सऊदी अरब, वो सारे ही हमें 20 अरब की वो करके इन्वेस्टमेंट, और वो वहाँ पे जाके 200 300 अरब की इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहे हैं। बड़ी मंडी है और दुनिया अपने मुफादात को देखती है। स्टेबिलिटी भी नजर आती होगी ना इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। मैं इसी तरफ आ रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। हमने अपने मुल्क को कश्मीर पे तो तब बात करें जब हमारी आवाज के अंदर 23-24 करोड़ लोगों की आवाज शामिल हो। दुनिया को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम तो खुद आपस में इत्तेफाक नहीं रखते, हम तो खुद
5 साल एक हुकूमत को नहीं चला सकते, हम एक पॉलिसी को लेके नहीं चल सकते, तो हमारी बात का वजन क्या होगा? अगर हमने भारत का मुकाबला करना है, अगर हमने भारत के मुकाबले में अपनी आवाज को तवाना करना है, तो हमें मईशत के ऊपर, हमें अपनी ज़राअत के ऊपर, हमें अपनी इक्तिसादियात के ऊपर, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के ऊपर, हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होगा, जिसके जरिए भारत आज यहाँ पे पहुंचा है। दुनिया में सबसे ज्यादा वो IT के जो वो हैं वो सारे भारत के अंदर है। हम क्या कर रहे हैं? हमने तो हर थोड़े फासले के ऊपर एक मज़ार बना दिया और हमने कहा कि इसके जरिए हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। कम से कम अगर हम भूखे मर रहे हैं तो गैरत से अगर भूखे मरें तो शायद हमारी बात में वजन आ जाए, वरना भारत से अगर हमने मुकाबला करना है तो हमें रैशनल होकर हकीकत पसंदी से आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें यह तय करना पड़ेगा कि खाली फोके नारों से बात नहीं चलेगी। मुकाबला करना है तो आप मईशत में, साइंस में, तिजारत में आगे आए, तब आपकी कोई बात बनेगी। ठीक है जी, जो गुफ्तगू हुई शंघाई ताउन तंजीम से एक अच्छी इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान मौजूद है भारत के अंदर उसमें शिरकत के लिए, मगर टू अर्ली टू से कि कुछ हासिल होगा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में। मुकाबला करना है हमसायों के साथ, मुकाबला तो बेहतर अंदाज तब हो सकता है जब आपको लड़ाई झगड़े में पड़े बिना आप सरवाइव करना सीखें, अपनी तरजीहात, अपने मफादात को अपने सामने और ऊपर रखें, तो आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन हमारा माशी इस्तेहकाम ही हमारा बड़ा चैलेंज है, इस पर बात करेंगे हम इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में कोई आलमी रिकॉर्ड टूटे ना टूटे, मगर महंगाई का रिकॉर्ड टूट रहा है। जी हां, मुल्क में महंगाई से मुतालिक अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की जारी करदा नई रिपोर्ट ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। दिवालिया होने वाला मुल्क श्रीलंका भी पाकिस्तान से पीछे रह गया। रवां साल पाकिस्तानी रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 20% गिरी है, जबकि दूसरी तरफ श्रीलंका माशी बहरान पर काबू पाता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट में रवा माह पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया है। विफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह 36.4% होने के बाद 59 साला रिकॉर्ड टूट गया है। अप्रैल में पाकिस्तान में महंगाई मजीद 2.41% बढ़ी है, जो मुल्की तारीख में 1964 के बाद से सबसे ज्यादा है। उधर वजारत खजाना ने महंगाई में अभी मजीद इजाफे का इंदिया भी दिया है, मगर हम आपको अब जो बताने वाले हैं वो सुनकर सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि घबराए भी तो हुक्मरानों को तरस नहीं आने वाला। महंगाई में पिसे अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया है। नेपरा ने एक माह के लिए बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है, जिससे सार्फिन पर 2 अरब 90 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। मई में अवाम ये इजाफी चार्जेस देंगे और जून में बजट पेश किया जाएगा, जिसमें किसी किस्म के रिलीफ की तवक्को मत रखिएगा, क्योंकि वजीर खजाना वजारत खजाना को देखने के बजाय सियासी मुज़ाकरात में मसरूफ है। मौसूफ को जब याद दिलाया जाता है कि आप मसीहा बन के आए थे, मसीहाई करें, तो उनका जवाब एक ही होता है, इस हफ्ते IMF से मुज़ाकरात हो जाएंगे। पाकिस्तान के दिवालिया होने का सवाल करो तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए कायम किया है, अल्लाह ने इसको बनाया है, तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की और खुशहाली भी अल्लाह के ज़िम्मे है। मतलब वो बरीउज़ ज़िम्मा है। मगर हम सवाल करेंगे नाअहली, नालायकी, अवामी टैक्स और अपने वोट का, और सवाल रखेंगे पैनल के सामने इस तरह से। इत्तेहादी हुकूमत का पहला साल महंगाई खेज, मईशत संभालने के दावे खोखले, तजर्बाकारों की तजर्बाकारी नाकाम। क्या ये हुकूमत की माशी नाअहली का एतराफ़ है? ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आएंगे। जो कुछ इस एक साल में बीत गया है, वैसे तो मुल्क कोई भी चला रहा हो, उसकी अपनी मईशत हर लम्हे बेहतर से बेहतरीन होती जाती है, अपना घर ठीक चलाते हैं। ये मुल्क चलाने वाला कोई भी कामयाब नहीं हो पाता। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। गुज़श्ता साल मैं सोचता था कि क्या कोई शौकत तरीन साहब से ज़्यादा भी नालायकी कर सकता है, उनसे ज़्यादा भी कोई मईशत को तबाह कर सकता है। फिर इसाक डार साहब ने कहा मैं हूँ ना। अक्टूबर में वो तशरीफ़ लाए हैं और उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया है या क्या नहीं किया है। नवंबर में 9th रिव्यू होने वाला था, वो रुक गया, और उनकी एक ऑब्सेशन है डॉलर के रेट को कंट्रोल करने वाली, जो दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट ना मानता है ना उसको समझ आती है, उस बात की जिस बात पे इनकी सुई साल हर साल से अटकी हुई है। डॉलर का अपना रेट निकालने की कोशिश की, नतीजा क्या निकला? अरबों डॉलर का तो नुकसान हुआ ही, हुंडी और हवाले की तरफ मामला चला गया, लोगों ने डॉलर जमा करने शुरू किए, लेकिन उसके साथ जो दूसरे असरात आए, पाकिस्तान का बदतरीन रेटिंग
जो दुनिया की रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने देनी शुरू की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान इस काबिल नहीं रहा कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में जाके डॉलर फ्लोट कर सके, बैनुल-अक़वामी बैंकों से पैसे ले सके, क्योंकि उसके नतीजे में हमारी शरह सूद इतनी ऊंची चली गई है। यानी वो शरह सूद जिस पर दुनिया हमें पैसे देने को तैयार है, इतनी ज़्यादा है कि हम पैसे ले ही नहीं सकते। तो जो आपने हिसाब किताब लगाया हुआ था कि इस साल में बैनुल-अक़वामी मार्केट से इतने बिलियन डॉलर लाएंगे, वो आप नहीं ले सके। बदतरीन महंगाई आई, अभी आपने बताया। मैं सिर्फ थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि 1964 के बाद सबसे ज़्यादा है, 1964 के बाद इससे ज़्यादा है कि 1964 से पहले का हमारे पास कोई हिसाब किताब ही नहीं है जिससे हम अभी कंपेयर कर सकें। तो आप कह सकती हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी महंगाई है, और उसके बाद अब पाकिस्तान और ये हुकूमत अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। और इसका बदतरीन पहलू ये है कि जो 34% आपने 36.4% आपने महंगाई बताई, वो तो एक तरफ, लेकिन जो खाने की चीज़ों की महंगाई है उसके अंदर वो तकरीबन 50% है, जिस पर गरीब का 70-80% बजट जाके लगता है। फिर आप शरह सूद देखिए, शरह सूद वहाँ पे चला गया कि पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं कर सकता, क्योंकि कारोबार के लिए आपको बैंकों से पैसे चाहिए होते हैं। फिर आपकी जब इंपोर्ट्स रुकी तो आपकी प्रोडक्टिविटी रुक गई, आपके कारखाने रुक गए, लोगों की मुलाजमतें बंद हो गई, और फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो गई। इस साल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी तकरीबन 17% कम होकर रह गई हैं। तो और दूसरी तरफ आप देखिए कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अपने वो लोग जो मिफ्ता इस्माइल के पीछे ढोल बजाया करते थे, हालांकि मिफ्ता इस्माइल ने उस वक्त मईशत को संभाला था, IMF में वापस भी पाकिस्तान को लेकर गए थे, अब वो इसहाक डार साहब के बारे में बोलने को तैयार नहीं है, बिल्कुल खामोशी है। मरियम नवाज साहिबा जो ट्वीट किया करती थी अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर के ख़िलाफ़, वो इस फाइनेंस मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बात करने को तैयार नहीं है। पूरी मुस्लिम लीग की फ़ौज ज़फ़र मोज चुप साधे हुए है, इसलिए कि जो कायदे मोहतरम है उनकी रिश्तेदारी है। जब मुल्कों के मामलात नेपोटिज़म पे चलाए जाएं, किस नालायकी की सज़ा इस वजह से ना दी जा सके, वज़ीर ख़जाना को इस वजह से ना बदला जा सके कि जो पार्टी का मालिक है वो उसके करीबी रिश्तेदार हैं, तो फिर मुल्कों के साथ यही होता है। ये हुकूमत माशी फ्रंट पर पाकिस्तान की बदतरीन हुकूमत साबित हुई है। हम पहले ये इमरान खान को कहा करते थे, शौकत तरीन को कहा करते थे, लेकिन ये उससे भी आगे चले गए, और ऐसे वक्त में आगे चले गए हैं जब पाकिस्तान के पास कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि पाकिस्तान गलतियाँ करे। गलत मफरूज़े कायम किए, गलत पॉलिसियाँ बनाई, पॉपुलिस्ट इकानमी बनाने की कोशिश की, और उस कोशिश में जो मकसद हासिल करना था वो भी उल्टा पड़ गया, वो नहीं हो सका। बहुत ही अफसोसनाक। ठीक है, जो जब गुंजाइश नहीं थी तब दिल भर कर गलतियां की गई, गलत मफरूज़ी और गलत पॉलिसियां। अबसार साहब, क्या हुकूमत तस्लीम करेगी कि रिश्तेदारियों के बायस माशी नाकामी हुई? ये तो आप हुकूमत से पूछे, मैं तो हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जो सर मिफ्ता साहब के साथ हुआ था ना, मैं तो आपका एनालिसिस ले रही हूँ। मिफ्ता साहब के ऊपर ट्वीट्स भी होती थी, जो जैगम साहब कह रहे थे, अभी बात कर रहे थे कि उनको हटा भी दिया गया इसी बायस, मगर उसके बाद कुछ हालत बेहतर भी ना हो सकी। हालत बेहतर ना होने की वजूहात बहुत सारी हैं। एक तो आपको ये फैक्टर जहन में रखना चाहिए, मैं मफरूज़ा या जज्बाती कमेंट्स नहीं दे रहा। IMF आपको रिलीफ नहीं दे रहा जानबूझ के, ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इकोनॉमिक रिपोर्टिंग से शुरू किया था अपना करियर। मैंने आज तक नहीं देखा IMF के साथ जितने प्रोग्राम हुए हों कि उनकी तमाम शराइत प्रोग्राम शुरू होने से पहले मान ली गई हों, और वो मज़ीद शराइत दे वो भी मान ली जाएं, वो फिर मज़ीद शराइत दे वो भी मान ली जाएं, और फिर इसके बावजूद भी वो अपना प्रोग्राम शुरू ना करे। ये कि ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, अभी हो रहा है। क्यों हो रहा है इस पे आप सोचिएगा। और शहजाद चौधरी साहब स्ट्रेटेजिक मामलात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तो वो शायद इस पे कुछ रोशनी डाल सकें। तो ये जो मैडनेस है ना, देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, जो IMF मुसलसल डिले किया जा रहा है, इसमें किसी भी एक हुकूमत का कसूर नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो इंतहाई खुदगर्ज, मुनाफिकाना
और तबाहकुन है। ना कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, ना कोई। अब आप मुझे बताएं, आपके पास अगर पैसे हों, नहीं अगर आपके पास टाइम नहीं है मैं चुप कर जाता हूं। नहीं सर, आप बात मुकम्मल कर लें। थैंक यू वेरी मच। तो अगर इस वक्त ये हालात है हमारे मुल्क में, तो अगर किसी के पास पैसे हों इस वक्त, वो टेक्सटाइल मिल तो नहीं लगाएगा, वो एग्रीकल्चर रिसर्च पे या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे तो कोई फैक्ट्री नहीं लगाएगा, वो गारमेंट्स बनाने की फैक्ट्री एक साल इस हुकूमत को हो गया, फिर हुकूमत फैसिलिटेट करती, एग्रीकल्चर सेक्टर को फैसिलिटेट करती, इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करती, लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लाएंगे अगर उनको यकीन और भरोसा होगा कि इस इन्वेस्टमेंट से वो कुछ अर्न करेंगे। मगर ये पिछले 1 साल में तो सारी इन्वेस्टमेंट सियासत में हो रही है, इधर तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की गई किसी जगह। क्या एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती? बिल्कुल चांस है। हेल्थ सेक्टर में नहीं हो सकती? बिल्कुल है। तवज्जो ही नहीं है, तरजीह नहीं है। नहीं, ये सिर्फ ये एक अगर आप इस तरह देखेंगी तो आप फिर एक फेयर एनालिसिस नहीं कर सकेंगी। आपको पता है इस मुल्क के अदालती निज़ाम 140वें नंबर पे है, कोई इस पर ट्रस्ट नहीं करता। जो इन्वेस्टमेंट के साथ इस मुल्क के अदालती निज़ाम ने किया है वो सारी हुकूमतें पिछले 10 साल की मिलकर नहीं कर सकी। अब इस पर हम बात करते हैं, हम कहते हैं जजेस को, हम कहते हैं अदालती निज़ाम को कि आप ये क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं उसको खुद ऐनी शाहिद हूं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं। डीटीएच के 3 लाइसेंस जारी किए पैमरा ने, ठीक है, आज से 6 साल पहले। उसमें एक लाइसेंस दिया गया। सर मैं इसी बात को आगे लेके चलती हूँ कि आप मुझे बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल करना है। अबसार साहब माजरत के साथ, क्योंकि शहजाद साहब और इसार साहब रहते हैं, टाइम रहा तो वापस आते हैं। शहजाद साहब, ये जो पॉइंट सामने रख रहे हैं, जब आप उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं करते, अब ठीक है तो फिर ये हुकूमतों ने फैसले करने होते हैं ना, वो कराएं क्लियरेंस, ये उनका काम है। प्रोजेक्ट को लेके चलना। सिक्योरिटी क्लियरेंस हुकूमत नहीं करती, सिक्योरिटी क्लियरेंस हुकूमत नहीं करती। ठीक कह रहे हैं सर, ये पता होना चाहिए आपको कि सिक्योरिटी क्लियरेंस हुकूमत नहीं करती। अपने पैरों पर हो तो सब कुछ कर सकती हैं, फिर हुकूमतों को तस्लीम करना चाहिए वो कमजोर है। वो फिर अभी के वजीर आजम है या इमरान खान साहब निकले, वो भी कमजोरियां ना राधा नाचेगी, नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आप हुकूमत कर जाए और बाद में आपका ये रोना रहे कि हम तो वजीर आजम नहीं थे, कोई और वजीर आजम था, ये बाद में कहने का क्या फायदा? वजारत निजाम को बदलें, ये तो कोई किसी ने ना किया आज तक। हुकूमत नहीं, निजाम बदलें, तरजीहात बदलें, अपनी इकोनॉमिक ओरिएंटेशन को बदलें, ओरिएंटेशन इकोनॉमिक ठीक करें, अपनी इकोनॉमी पर फोकस करें, तवज्जो करें। शहजाद साहब, ऊपर जैगम साहब ने एक बात की थी कि अकल सीखें और तरजीहात को दुरुस्त करें। जब हम पहले मामले में बात कर रहे थे वहां भी मईशत की बात हुई थी। ये गुज़िश्ता 1 साल क्या हुकूमत की माशी नाअहली का एतराफ़ है या खड़े इस जगह थे कि कुछ करने को ही नहीं था, पॉलिसी ही नहीं थी? अच्छा आयशा, मैं अब तो कुछ आपका सवाल समझा, सॉरी मुझे आवाज़ आपकी वाज़ेह नहीं आ रही, लेकिन अदाद-ओ-शुमार बहुत सारे हो गए। जैगम भाई ने भी बोले, अबसार साहब ने भी बात की उनकी, लेकिन एक और उसमें शामिल करना चाहता हूं कि अप्रैल के महीने में पाकिस्तान की जो मेन एक्सपोर्ट जो कि टेक्सटाइल हुआ करती है, उसके अंदर 44% कमी आई है अप्रैल के महीने में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर। और इसी मुकाबले में जब आप बांग्लादेश और श्रीलंका को देखते हैं तो उनकी एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 30% इजाफा हुआ है। ये वो श्रीलंका है जिसके ऊपर पिछले 6-8 महीने पहले, साल पहले जिस किस्म के हालात थे वो हम जिसका मिसाल देते हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता वहां न पहुंच जाए। तो ये तो एक और फिगर्स हैं जो कि हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। लंबी कहानी है, मैं इतनी लंबी चौड़ कहानी में नहीं पढ़ता। बुनियादी तौर पर हमने वो रिफॉर्म नहीं किए जो कि मईशत को अपने पाँव पे खड़ा कर सकें, जो प्रोडक्टिव मईशत बना सकें। ये प्रोडक्शन वाली मईशत नहीं है, ये कंजम्पशन बेस्ड मईशत है हमारी। और जो भी वजीर खजाना आता है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कंजम्पशन को ज़्यादा बढ़ाता है, जिस तरीके से शौकत तरीन ने अपने आखिरी साल में किया और आपको 6% के करीब ग्रोथ रेट दिखा दी। जब आप कंज्यूम करते हैं लेकिन प्रोड्यूस नहीं करते तो फिर आपके पास जो एक्सपोर्टेबल सरप्लस होता है वो होता ही नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता। तो ये बुनियादी गलती है जो हम करते हैं। दूसरा, इस हुकूमत ने गलतियां जो की, सबसे पहले इन्होंने ये किया कि मुझे नहीं पता मिफ्ता इस्माइल को हटा के डार साहब को क्यों लेके आए हैं, क्या वजह है, सियासी वजह है या कोई घरेलू खानदानी वजह है या कोई और वजह है, मुझे उसकी समझ नहीं है कि ये क्यों हुआ। दूसरा, इन्होंने आते ही IMF को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, बल्कि वहीं से कहना शुरू कर दिया लंदन से। अब वही IMF अब इनके जिसे कहते हैं कि रुला रहा है इनको हर तरफ से, और वो कह रहा है कि अच्छा तुम सबक सीखो कि अगर हमारे साथ राब्ता करना है, हमारे साथ मामला करना है, तो मामले के लिए आपको अपनी टोन को, अपनी आवाज को ढीला रखना पड़ेगा, हल्का रखना पड़ेगा, मांगते भी हो और जिस किस्म की आप बातें करते हो। तीसरी बात, ये जो 1 साल के अंदर
डार साहब से ये तो की जा सकती थी, डॉलर रेट बिल्कुल जैगम ने एक एक चीज बता दी हमें कि डॉलर्स की वजह से क्या हुआ, उनकी जो फिक्सेशन है डॉलर के साथ क्या हुई। लेकिन क्या मुझे बताइए आईटी के ऊपर क्या उनके कोई इनिशिएटिव्स हैं? एग्रीकल्चर, ज़राअत जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसकी बुनियाद पे जो इंडस्ट्रीज के ऊपर बनाई जा सकती है उसके ऊपर कोई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं? ठीक है, जहां पर आप सबसे पहले आपको डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा इससे पहले कि दुनिया बाहर की इन्वेस्टमेंट। आपका अपना आदमी नहीं करता, बाहर को तो छोड़ दीजिए सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है कि नहीं होती, अपनों को तो सिक्योरिटी क्लियरेंस होना चाहिए, लेकिन अपने जो है वही पीछे हट रहे हैं कि उनको किसी चीज पे यकीन ही नहीं है। वो कहते हैं ये डार साहब का कल पता नहीं शहबाज शरीफ साहब है या नहीं है, गवर्नमेंट का क्या बनेगा। सब लोग पैसा पकड़ के बैठे हुए हैं और बिल्कुल बात सही की अफसार ने कि अगर कोई रास्ता मिलता है वो रियल एस्टेट में जा रहा है, क्योंकि कोई यकीन रह ही नहीं गया। तो जब आपका एक दूसरे पे यकीन खत्म हो जाए फिर कहीं ना कहीं पे एक स्ट्रेटेजिक करेक्शन करनी पड़ती है और उसका ताल्लुक होता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी पायदारी क्रिएट की जाए। सबसे पहले पायदार हुकूमत हो, पायदार पार्लियामेंट हो, जो कि फिर ये तमाम चाहे वो आपकी अदालतें हैं या कोई और है उसको राय रास्त पे ला सकें और कह सकें कि आप पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए आप ऐसे फैसले करें जो कि इनके हक में हो। तो बदकिस्मती से चूंकि हमारी, जिससे मैंने कहा हम थुड़क चुके हैं अपने तमाम से, वी आर ऑफ ट्रैक, डी ट्रैक्ड, दैट इज वाई, इस वजह से हम अपने रास्ते को उस निज़ाम को चला नहीं पा रहे हैं। तो निज़ाम पूरे का पूरा अपनी पटरी से उखड़ा हुआ है, अपनी पटरी से तक। इसार साहब, शहजाद साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें वो बता रहे हैं कि ऑन ट्रैक किस तरीके से हुआ जा सकता है, कहाँ कहाँ किस तरह इस्तेहकाम की जरूरत है। मगर हमने तो गुज़िश्ता 5 साल में, मतलब 18 मई से 23 मई तक बात करूँ तो 6 वज़रा ख़जाना, 6ठा वज़रा ख़जाना है, कोई भी ऐसा नहीं था। हमारी तो अपने हमसायों के साथ कोई तिजारत नहीं है और हमने क्या तीर मार लेने दुनिया में। ऐसे एक आदमी के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि मेरी मज के ना पेट में दर्द हो रहा है। तो उसने कहा मेरी मज के पेट में दर्द हुआ था तो मैंने मिट्टी का तेल पिलाया था। वो चला गया, थोड़ी देर बाद आया रोता हुआ, कहता मेरी मज मर गई। कहता था मेरी केड़ी बच गई सी। ये जो चाहत फ़तेह अली ख़ान है ना, मईशत के सागडार सार जैसे, जिन्होंने लिबादा तो फ़नकारों का ओढ़ा हुआ है और अंदर उन्हें कख नहीं पता, इन्होंने इस मईशत की ऐसी मंजी ठोकी है। इससे पहले इमरान खान के दौर तक 5.7 था हमारा शरह नमू और ठीक जा रहा था। मुझे बताएं क्या ऐसी केड़ी मौत पई सी कि एकदम उसे हटा के आप लोग आए और आपने कहा जी हम देखें आके क्या कर देंगे। 5.7 को शहजाद साहब ने बताया कि वो एक साल में शौकत तरीन कैसे लाए थे। चलिए जैसे भी लाए थे, आई तो थी, वो भी 5 पॉइंट कुछ इतना ही कहते हैं, हम छोड़ के गए ना, आई तो थी ना, जैसे भी आई तो थी, आ तो गई थी, ऑन पेपर आ गई थी। अब तो ब्लूमबर्ग कह रहा है कि आपकी 0.44 है, यानी है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, वो जैसी थी वैसी थी, आधी होगी, 3 पॉइंट कुछ होगी, थी तो सही। ये तो ब्लूमबर्ग कह रहा है कि हमारी तो खत्म हो गई, श्रीलंका जो है दिवालिया हो गया, हम उससे भी बदतर हालत में चले गए। ठीक है, और मजे की बात यह कि हमारा जो सागडार साहब जो वहां से 4 साल बाद एब्सकॉन्डर भाग के आए थे इधर, उन्होंने आके यहाँ कहा था कि बस तुझे देखो मैं शू करांगा और शाह हो जाएगी। और अब यहाँ शाह और ये आप कह रही है ना लोगों से कि घबराना नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ घबराने से शर्माना ही नहीं है भाई, कम से कम शर्माना हमारे हाथ में मौजूद है अभी। अदरवाइज आटा 20 किलो वाला जो है 2600 का हो गया, घी आपके हाथ में नहीं रहा। ठीक है ना? अच्छा, माजी की सारी गलतियां 3.5 साल की हुकूमत की हैं। क्रॉप अच्छी हो तो वो इन्होंने कर दी थी पहले से आके, तो वो कौन सा उनसे महंगाई कंट्रोल हो रही है? अगर अच्छी फसल आई गई है तो आटा मिल जाए। दूसरी चीज मैं अर्ज कर दूं कि देखें, जब तक आप हकीकत पसंदी के साथ फर्ज करें 1.5 अरब डॉलर मिल भी जाए IMF से, तो क्या पाकिस्तान की कायनात बदल जाएगी? उतारेंगे बस, वो उससे क्या कर लेंगे आप? ठीक है, वो गंजी निचोड़े क्या और क्या। तो आप जब तक खुद तो पैसे लेके बैठे हुए, आप अपने पैसे आपने लंदन में इन्वेस्टमेंट कर दिए, सऊदी अरब में मिले लगा दिए, यहाँ आके आप कह रहे हैं कि जी आप आए ना बाहर, आउट ऑफ द बॉक्स दे खर्च पैसे निकालें, मईशत को संभालने देने के लिए अपने पल्ले से भी कुछ निकालें। ठीक है साहब, मेहमानों की राय आपने जानी। मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती अगर एक टेढ़ी ईंट पर दूसरी टेढ़ी ईंट और फिर रखी जाती है। 6 साल में 5 वज़ीर ख़जाना, वाकई अकल करने और सीखने की बात है कि हम अपने साथ करना क्या चाह रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।